Assalamualaikum students. Today we learn about second chapter जो है नेक्स्ट है. वैसे ये जो है एमडीकेट के सिलेबस में जो आपका है उसमें लास्ट चैप्टर जो है वो यूनिट नंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन अब हम सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे तो हम यूनिट नंबर 2 पहले पढ़ रहे हैं. अच्छा, इसमें टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है, वाटर है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है, और इसके अलावा लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. मतलब ये ऑलमोस्ट सारा चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से बहुत ज़्यादा जो है ना एमसीक्यूज आते हैं. मतलब एटलीस्ट 2 to 3 एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज इसमें से. चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और उससे पहले जो है वो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी ऑर्गेनिज्म उन सब में. एज बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस जो होते हैं, जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उन सब वो सब जो हैं इसमें डिस्कस किए जाते हैं, उसमें इनकी स्टडी की जाती है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में जितने भी लिविंग केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो सब इसमें जो है स्टडी किए जाते हैं. जैसे कि हम जितने भी जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, रिस्पायरेशन है, डाइजेशन का प्रोसेस है, मतलब कंट्रैक्शन का प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब उन सब में जो है वो बायोकेमिकल कंपोनेंट्स शामिल हैं. अब देखें प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो केमिकल प्रोसेस है, तो वो इसमें बायोकेमिस्ट्री शामिल है, वो बायोकेमिकल है एक. ठीक है. इसके अलावा एनिमल्स हैं, जितने भी उनमें डाइजेशन का प्रोसेस है, मतलब कंट्रैक्शन का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब जो है केमिकल जो है रखते हैं. उन जितने भी वो प्रोसेस वो सब बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं. ठीक है. और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जो है ना केमिकल कंपाउंड से बनी हुई होती हैं, केमिकल कंपोनेंट्स बनी हुई होती हैं. उनमें कुछ ऑर्गेनिक होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होती हैं. जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड. और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें वाटर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, एसिड, बेस, साल्ट, जितने भी होंगे वो सब जो है इसमें शामिल हो जाते हैं. अब यहाँ पे एक टेबल आपकी दी गई है, वो टेबल आपने अच्छे से पढ़नी है क्योंकि इनमें से एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि मैमियन सेल में लिपिड कितनी परसेंटेज है, लिपिड का कितना टोटल सेल वेट है, और डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, वाटर का, इन सब का पूछा जाता है. तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से इसको जो है ना थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि आप जितना हर लाइन को थॉरोली अच्छे से पढ़ेंगे और जितना भी अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका कवर अप होगा. अब तो एमडीकेट की डेट भी अनाउंस होने वाली है, कह रहे हैं कि अक्टूबर के एंड में होगा. तो कोशिश करें कि अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें, क्योंकि बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा जो है एमसीक्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं. यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं होती, सारी बुक वर्डिंग दी जाती है कि आप लोग आराम से इसको पिकअप कर सकें. और अगर आपने थॉरली अच्छे से पढ़ा है और आपने सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में अच्छे से एमसीक्यूज मतलब इसके प्रिपेयर किए हैं, जितना भी टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से याद किया है, अच्छे से उसको टेस्ट दिए हैं, तो आपको याद भी होगा और आपको इन सब ये चीज़ें क्लियर भी होंगी. ठीक है. अगला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है. कार्बन है क्या? कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ये जो है ना स्केलेटन ऑफ लाइफ की सेंटर पोजीशन रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म में. कार्बन जो है, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ये कि कार्बन जो है वो एक टेट्रावेलेंट है, और ये ना फर्दर और बहुत से ऑर्गेनिज्म और बहुत से मतलब एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है और जो है ना उनके साथ अटैच होता है.
उनके साथ बॉन्ड बनाता है और अटैच होता है। और कार्बन जिस भी एलिमेंट के साथ, जिस भी जो है एटम के साथ बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। जो इसकी वैलेंसी है वो 4 है, इसी वजह से इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं। और ये एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाएगा हर एलिमेंट के साथ, जितना भी एलिमेंट है। जैसे कार्बन के अगर 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनते हैं तो मीथेन बनता है। कार्बन जो है वो फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड बनाता है, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जिनके साथ जो है ये कम्बिनेशन और कंबाइन होता है और बॉन्ड बनाता है। और इसके अलावा जो है ये जो है एक मतलब इसकी जो है अगर कार्बन जो है आपने देखा होगा जितने भी आपकी सीरीज पढ़ाई गई हैं, जैसे होता है डाईवेलेंट, टेट्रावेलेंट, ट्राई, मतलब जितना कार्बन एक कार्बन अगर फॉर एग्जांपल एक के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर वो एक कार्बन से कार्बन बॉन्ड बनता है, फिर कार्बन मतलब अनब्रांच चेन बन जाती है। कुछ ब्रांच चेन होती है, ब्रांच चेन में जितने होते हैं वो बेंजीन आ जाती है। मतलब हर जितनी भी बॉन्ड बन रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें कार्बन लाजमी होगा। जैसे ग्लूकोज है उसमें कार्बन लाजमी है, कार्बोहाइड्रेट है उनमें कार्बन लाजमी है, प्रोटीन है, शुगर है, जितने भी उसे क्लोज हो जाते हैं उनमें कार्बन है। तो कोई भी कंपाउंड कार्बन के बगैर नहीं है। बेंजीन हो गई और हाइड्रोजीन हो गई, जितने भी हैं कंपाउंड उनमें कार्बन लाजमी है। पीएच बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लाजमी होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें बहुत से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं, जितने भी जिन जिन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन फास्फोरस, कार्बन नाइट्रोजन। अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो अमाइनो एसिड बनने में, प्रोटीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, जो कार्बन ऑक्सीजन जो है एसोसिएशन की वजह से बनता है। तो कार्बन इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कार्बोहाइड्रेट बनाने में। जब वो नाइट्रोजन के साथ, जैसे मैंने बताया, इसके साथ अटैच होता है तो अमाइनो एसिड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, उससे फिर प्रोटीन बनती है जो हमारी डाइवर्सिटी के फंक्शन और स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। अब 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो छोटे और मैक्रो बड़े। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, उन मैक्रो मॉलिक्यूल इनमें आ जाता है सेलुलोज, फैट, प्रोटीन। जनरली ये तकरीबन फैट, प्रोटीन और सेलुलोज ये जो है ना वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाते हैं। ये जो है स्टोर करते हैं जो है एनर्जी जो है, मतलब ये जो है सर्व करते हैं एज स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल। स्टोरेज मॉलिक्यूल मतलब फॉर एग्जांपल इनमें ग्लूकोज में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन है, ग्लूकोज में प्रोटीन होती है, फैट, सेलुलोज ये जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। सेलुलोज, फैट, प्रोटीन बहुत एनर्जी जो है हमारी जिसम को प्रोवाइड करती है। और स्मॉल मॉलिक्यूल में जैसा ग्लूकोज हो जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, फैटी एसिड आ जाते हैं। अब देखें फैट और फैटी एसिड जो जितने भी फैट जो है वो इसकी लार्ज मॉलिक्यूल के तौर पर, फैटी एसिड उनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ग्लूकोज लेने से सेलुलोज में ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड प्रोटीन से बनी हुई है। अब प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो अमाइनो एसिड जितने अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे, जितने स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो एक प्रोटीन बन जाएगा। इसलिए स्मॉल मॉलिक्यूल जितने भी एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में जितने भी यूज होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, वो एक छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हुए थे जिनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है, फिर वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हो जाता है कन्वर्ट, और वो जो है उस तरीके से फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उन्हें, ताकि वो फिर दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में यही सब कुछ डिस्कशन है। आगे वाटर का इम्पोर्टेंस आ जाती है। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है ना वो मीडियम वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। पानी हमारी लाइफ में हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को और जो है ना ऑलमोस्ट हमारे तमाम टिश्यू जो होते हैं वो सब वाटर टिश्यू होते हैं। जो सेल्स जो होते हैं जितने भी हैं वो तकरीबन वाटर कंटेन करते हैं। ब्लड में भी वाटर होता है। तो ये जो है ना मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है इन ऑल ऑर्गेनिज्म में। तो इसकी जो है ना परसेंटेज 65 to 89% जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होती है। ह्यूमन टिश्यू जो है वो कंटेन करता है 20% वाटर इन बोन सेल एंड 85% वाटर इन ब्रेन सेल। जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सेल में वो सब वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। और ये जो है फोटोसिंथेसिस में एक रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज होता है। तो एक ये ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन टिश्यू जो है वो 20% बोन सेल में वाटर कंटेन करता है, 85% ब्रेन में। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको गौर से देखिएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज है, हीट कैपेसिटी है, इसके अलावा हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है और प्रोटेक्शन है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में जो है उसमें ये बताया गया कि ना पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, आयोनिक एंड नॉन आयोनिक सब्सटेंस। जो आयोनिक सब्सटेंस होते हैं ना उन जो वो वाटर में जाते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में। और नॉन आयोनिक जो है वो चार्ज ग्रुप बनाकर जो है मॉलिक्यूल में रहते हैं। मतलब हर प्रोसेस में जितने भी सेल प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिक और जितने भी मॉलिक्यूल जितने भी हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, उन सब में वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक सोल्यूशन में आयन और मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं तो जो है ना ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अदर मॉलिक्यूल के साथ और आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। रैंडमली मूव कब करेंगे? जब एक आयोनिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल वो वाटर में जाकर डिसोसिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें जितने भी अदर और मॉलिक्यूल हैं अगर उनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे अब तो वो एक दूसरे के साथ जो है अटैच हो जाएंगे, एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब ये तमाम रिएक्शन जो है वो वाटर की एक्वस मीडिया में एक्वस मीडिया में ही जो है किए जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें ज़रूरत होती है। करंट को पास करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो जितने अगर हम फॉर एग्जांपल नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे फैट सोल्यूबल नहीं है वाटर में, तो जो है ये जो है ना एक मेम्ब्रेन बनाता है हमारे एक हर चीज़, मतलब हर जो एलिमेंट है, जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में डिस्कशन है कि देखें आप फॉर एग्जांपल फैट ले लें। फैट अब सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब होते हैं। अब फैट जो है वो जो है एक मेम्ब्रेन लेयर बना देती है, मेम्ब्रेन बना देती है आउट ऑफ द सेल, जिससे वो जितने भी आउटसाइडर केमिकल्स होते हैं या जितने भी जरासीम होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देती, सिर्फ कुछ केमिकल्स को जाने देती है अंदर। तो वो प्रोटेक्ट करती है सेल को। प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, उन सबको प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंस वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी में, सेल टिश्यू में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड जो है इसकी हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी जो है ना वाटर की वो 15 to 16 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो 15 to 16 जो है वो 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस 1 होती है, 1 इसकी हीट कैपेसिटी है। और ये जो है ना ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक की वजह से जो है ना होती है। मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी यूज़ होती है। जो एनर्जी यूज़ होती है जब हम इसे बॉयल करते हैं, बॉयल करने से पहले इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका। जब हम इसे बॉयल करते हैं, बॉइलिंग पर इसका 100 तक चला जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वो इसमें इसका टेम्परेचर आगे बढ़ जाता है और इसकी जो है हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बेयर कर सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इसका है, ये बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल हो सकता है। वेपोराइजेशन हीट है, इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है
ये आपको इसकी हीट कैपेसिटी भी और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आपको प्रिपेयर करनी है। बाकी इस टॉपिक को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा इस पैराग्राफ को। आयनाइजेशन में ये आ जाता है कि जब इसको जो है डिसोसिएट किया जाता है, आयनाइज किया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। और अगर हाइड्रोजन आयन की पीएच, मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ जो भी केमिकल वो अटैच होगा वो एसिडिक होगा, और जो जितने भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जितने भी केमिकल्स कंपाउंड एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो पीएच, उनकी पीएच जो है वो एसिडिक में आएगी। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लॉग ऑफ नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन है, तो वो उनकी पीएच है वो एसिडिक में आएगी। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करें तो वो इनकी पीओएच होगी, पीओएच जो है वो बेसिक में आती है। और न्यूट्रल दोनों ये जो है वो -10⁻⁷ मोल पर लीटर पर ये आयनाइज हो जाते हैं, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनकी पीएच और पीओएच इक्वल होती है। अब आ जाता है प्रोटेक्शन। अब हमारे इन्होंने बताया वाटर इज अफेक्टिव लुब्रिकेंट है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। जैसे कि हमें हमारे टेयर्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलेट वाटर, आल्सो फॉर्म ऑफ फ्लूइड क्रिएट अराउंड ऑर्गन दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रोमा। मतलब किसी भी जख्म से हमें ये बचाते हैं। हमारे जैसे वो हमारी आईज से जो है ये निकलता है, क्या नाम है, आंसू निकलते हैं, तो वो हमारे इस जो हमारा जो ये आईलेट है उसे जो है प्रोटेक्ट करते हैं इस तरीके से। अगर आपके आंसू नहीं निकलते तो ये भी एक खतरे की बात होती है। तो जो ये हमें हमारी आँख को किसी भी जख्म से, किसी भी प्रॉब्लम से, फॉर एग्जांपल आपकी आँख में कुछ चला गया तो आपके आंसू फौरन निकलना शुरू हो जाएंगे, उसके ज़रिए से वो जो भी कुछ गया है वो बाहर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके आंसू नहीं आते तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा कि वो कोई भी चीज़ जो आपकी आँख में चली गई है वो बाहर नहीं निकल सकती, वो आपको खुद निकालनी पड़ेगी, और कभी कभार अंदर भी चली जाती है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब एक सेकंड और बात हो जाती है कि जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, पसीना जो स्वेट जो है वो एक वाटर फॉर्म में होता है, ड्रॉप की फॉर्म में होता है, तो वाटर फॉर्म में होता है, इसलिए वो हमारे ये जो वाटर है वो हमारी बॉडी को भी बहुत प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, और हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर की वजह से अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाए तो बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि एटलीस्ट 1.5 लीटर वाटर जो है वो आप लाजमी डे में पिया करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी को नॉर्मल रखते हैं और आपकी बॉडी सही तरीके से वर्क कर सकती है। अगर हम पानी नहीं पीते तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोगों को जीने के लिए कुछ भी, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे सेल और ऑर्गन है उन्हें भी पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जब हम खुद भी पानी पियेंगे तो उन्हें भी मिलेगा और उस तरीके से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड ये 2 टॉपिक्स आज पढ़ा दिए मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। स्टार्ट से लेकर आप यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर तक अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से थॉरली पढ़ें। इसमें 2-3 MCQs जो मैंने आपको बताए हैं वो कार्बोहाइड्रेट में से भी आते हैं MCQs। एक जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्या है और नाइट्रोजन के साथ वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, तो ये वाला टॉपिक, ये वाली जो पैराग्राफ है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और जितने भी MCQs थे वो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस कर दिए आपको, बाकी इनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम लोग फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।